तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ MIC MJC फिजिक्स। और आज से हमारा फिजिक्स मैराथन का नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है। तो ऑलरेडी इससे पहले जो है फिजिक्स मैराथन ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम लोग फोकस करेंगे सब्जेक्टिव सीरीज के ऊपर। ओके, तो सब्जेक्टिव सीरीज में हम मेनली डिस्कस ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन के आने की संभावना है, ठीक है, उसमें हमारा फोकस रहेगा। तो आज जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स मैराथन के कोर्स में, ठीक है, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोरियोलिस फोर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जो है डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में। ओके, और चूंकि ये नया टॉपिक है और थोड़ा सा टफ है ये टॉपिक, ओके, इसलिए हमारा पहला जो फोकस है वो इस टॉपिक के ऊपर है, कोरियोलिस फोर्स के ऊपर। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे, कोरियोलिस फोर्स से शुरुआत करेंगे। और इससे जो क्वेश्चन है, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ सकते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोबेबल है वो हमने ऑब्जेक्टिव वाले सीरीज में कवर करवाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसमें लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन से आ सकते हैं, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स को स्टार्ट करने से पहले जो है थोड़ा सा हम बेसिक्स जान लेते हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है, कि कोरियोलिस फोर्स होता है क्यों है, क्यों इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपके सिलेबस में मेंशन भी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और हर कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये क्या होता है। हाँ। जब फिजिक्स में किसी घटना को आप डिस्क्राइब करते हैं, तो घटना को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप यूज करते हैं, एक्स वाई जेड ये एक्सेस आप यूज करते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, फिजिक्स में किसी पैरामीटर को आप डिस्कस करते हैं, पैरामीटर का मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्कस करते हैं, फोर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सब फिजिक्स के वेरियस पैरामीटर है, इन पैरामीटर्स को आप डिस्कस करते हैं, आ रहा समझ में। तो ये जो वेरियस पैरामीटर्स है इसको डिस्कस करने के लिए जिस रेफरेंस फ्रेम को हम यूज करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है, ये तीन कोऑर्डिनेट का सेटअप होता है, ठीक है। इट इज सेटअप ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। एक्सेस का प्लूरल क्या होता है, एक्सेज होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम तीन तरह के एक्सेस को यूज करेंगे, तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, जो कि अब हम बीएससी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन बीएससी हम लोग मेनली डील करते हैं 3D मोशन के बारे में, ठीक है। तो 3D मोशन का मतलब क्या हुआ कि हमें डील करना है तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे जेड एक्सिस, इसको हम मानेंगे वाई एक्सिस, इसको हम मानेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। ये जो आपका एक्स वाई जेड का चॉइस है, ये आपका फ्रीडम है, ठीक है। यदि आपको आपकी इच्छा हो तो आप इसे वाई मान सकते हैं, इसे आप जेड मान सकते हैं, इसे आप एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो कौन से एक्सिस को क्या एज्यूम करना है, ठीक है, ये आपका फ्रीडम होता है, ठीक है, ये आपकी चॉइस होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने फ्रीडम को यूज करते हुए, ठीक है, ओके, हमने इसे मान लिया जेड एक्सिस, इसे मान लिया वाई, इसे मान लिया हमने एक्स, ठीक है। और ये जो फ्रेम है इसका हमने नाम दिया एस, तो इस फ्रेम का नाम हमने दे दिया एस फ्रेम, ठीक है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ये भी दो तरह का होता है, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, एक्चुअली हमारे पास थोड़ा टाइप मटेरियल नहीं है, कहीं खो गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा कॉपरेट करेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को मैं बस बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेनली एग्जाम के अंदर जो है आपको मेनली जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है। तो उस पार्ट में हमारा एम्फेसिस ज़्यादा रहेगा, उस सारे पार्ट को मैं यहाँ पे कवर करूंगा, ठीक है। और एक आध लाइन जो थ्योरी होता है कि लेट अस कंसीडर वी हैव टेकन अ फ्रेम, ठीक है, ये मैं बोल दूंगा, इसे आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, सब थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको टाइप टेबल प्रोवाइड करेंगे पैरेलली, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, जो इनर्शियल फ्रेम है इसको हम न्यूटोनियन फ्रेम भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो वैलिड होता है, ठीक है। तो इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं इसे, इसे हम न्यूटोनियन फ्रेम बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्रेम बोलते हैं। और इसे हम गैलीलियन फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है, गैलीलियन फ्रेम। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा नया टॉपिक है, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या क्या बोले जा रहे हैं, गैलीलियन न्यूटोनियन वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये इतना टफ नहीं है, बस इसका नाम थोड़ा भारी है, गैलीलियन फ्रेम, ठीक है, गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड जो टाइप ऑफ फ्रेम होता है वो है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सभी में नॉन लगा दीजिए, ठीक है, नॉन इनर्शियल, नॉन न्यूटोनियन, नॉन गैलीलियन, ठीक है। नॉन इनर्शियल, नॉन न्यूटोनियन,
नॉन गैलीलियन फ्रेम। ये फ्रेम का दूसरा टाइप होता है, आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये फ्रेम का दूसरा टाइप होता है। तो फ्रेम दो तरह का होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम को हम न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम के नाम से भी जानते हैं, और ऐसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन और नॉन गैलीलियन फ्रेम के नाम से भी हम जानते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल फ्रेम एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम, दोनों में अंतर क्या होता है। कैसे हम पता करेंगे कि ये फ्रेम इनर्शियल है और ये फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि फ्रेम आपका जो है वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेदर इट इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ये आप कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन में फ्रेम इनर्शियल होता है, ठीक है, और दो कंडीशन में फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल होता है। तो फ्रेम के इनर्शियल होने का कंडीशन ये होता है कि यदि फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। क्या हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। तो यदि एक्सेलरेशन ए जो है, एक्सेलरेशन ए यदि ये जीरो हो जाए तो इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो कोई सिस्टम में एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए दो कंडीशन होता है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होता है, तो पहला कंडीशन ये होता है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट वाले कंडीशन में है, ठीक है। तो या तो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट वाले कंडीशन में, ये पहला कंडीशन है। अदरवाइज सेकंड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि देयर आर टू ट्रेन, दो ट्रेन है, ठीक है, और दोनों पैरेलल ट्रैक पे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है। तो मान लो दो ट्रेन है और दोनों इस डायरेक्शन में जो है, ठीक है, 60 और 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो पहले वाले ट्रेन को क्या लगेगा कि सेकंड वाला रेस्ट में है, और सेकंड वाले को क्या लगेगा, पहले वाला रेस्ट में है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होता है, मतलब वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, तब एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि फ्रेम या तो रेस्ट में है, फ्रेम या तो रेस्ट में है, अदरवाइज फ्रेम हमारा मूव कर रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितना था, 60 किलोमीटर पर सेकंड। टी इक्वल टू 10 सेकंड पे कितना है, 60 किलोमीटर पर सेकंड, और टी इक्वल टू 60 सेकंड पे कितना है, 60 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि टाइम तो चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी क्या चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, जीरो होगा, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे होता है नॉन जीरो। एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो होगा। आ रहा समझ में, एक्सेलरेशन आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या नेचर में कोई भी फ्रेम जो है वो रेस्ट में हो सकता है। हुँ? आप सभी बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, और आप बीएससी पार्ट 1 में ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि फ्रेम चेंज हो गया तो रेस्ट और मोशन का कंडीशन भी चेंज हो गया। आ रहा समझ में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो रेस्ट और मोशन वो सिंपली क्या होता है, वो सिंपली आपका रिलेटिव कंडीशन है, ठीक है। इसका मतलब है यदि मान लीजिए फ्रेम ए के अंदर एक चीज रेस्ट में है तो अदर फ्रेम में क्या होगा, मोशन में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में शायद नहीं आया होगा, मैं इसको दोबारा एग्जाम्पल से एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी मुझे देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि मैं अभी रेस्ट में हूँ ना, मैं एक जगह स्टैंडिंग कंडीशन में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेरा कंडीशन क्या है, मेरा स्टेट मतलब मेरा पोजीशन क्या है, तो आप क्या बताओगे कि मेरा आपका जो पोजीशन है वो रेस्ट, क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन है। क्लियर है। लेकिन मान लो मेरे क्लासरूम के सामने से एक बस क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो बस वाले के लिए मैं क्या हूँ, मैं मोशन में हूँ, ठीक है। और मेरे लिए बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर क्या है, मोशन में, ठीक है। लेकिन यदि कोई पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और वो दूसरे पैसेंजर को देख रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो रेस्ट कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्रेम जो है वो परफेक्ट इनर्शियल नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, तो यानी कि नेचर में जितने भी फ्रेम प्रिवेल करते हैं सारे के सारे फ्रेम क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल इन नेचर होते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में, क्योंकि हर एक फ्रेम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, हर एक फ्रेम मूव कर रहा है। तो हमने क्या किया कि कैलकुलेशन के लिए एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। तो हमने अर्थ को मान लिया कि अर्थ एक एज्यूम्ड इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो अर्थ को हमने एज्यूम कर लिया इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के रिस्पेक्ट में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। क्लियर है। तो अर्थ को हमने मान लिया इनर्शियल फ्रेम।
तो रिमेंबर, रिमेंबर अर्थ इज एज्यूम्ड इनर्शियल फ्रेम, एज्यूम्ड इनर्शियल फ्रेम यानी एनी ऑब्जेक्ट दैट इज एक्सेलरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये एजम्पशन है, हमने मान लिया, ठीक है। ओके, मतलब प्रैक्टिकली कोई भी फ्रेम क्या होता है, इनर्शियल नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकली नो फ्रेम इन नेचर इज इनर्शियल, इनर्शियल इन नेचर, ठीक है। प्रैक्टिकली नो फ्रेम इज इनर्शियल इन नेचर, यानी प्रैक्टिकली ऑल फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, प्रैक्टिकली ऑल फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके सिलेबस में जो है, ठीक है, दो नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस में क्या करना है आपको, आपको इस सिलेबस में, सिलेबस ऑफ MJC1 है और MIC1 है, MIC1, ओके। इस सिलेबस के अंदर जो है आपको डिस्कस करना है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपको डिस्कस करना है। मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपको डिस्कस करना है। तो यदि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डील करने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत होती है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन वेरिएबल की जरूरत होती है। पहला वेरिएबल क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सेकेंड वेरिएबल क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और थर्ड क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इन तीन वेरिएबल की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डिस्कस करते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। क्लियर है, ठीक है, स्टैटिक्स। तो आपका जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे दो तरह का फ्रेम है। तो फ्रेम का मोशन क्या होगा, फ्रेम का मोशन दो तरह से हो सकता है, ठीक है। तो एक तो होगा स्ट्रेट लाइन मोशन, मतलब लीनियर मोशन, एक होगा लीनियर मोशन, और एक होगा रोटेशनल मोशन, एक होगा रोटेशनल मोशन, मोशन समझ में आ रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका इम्फेसिस है रोटेशनल मोशन के ऊपर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक हमारा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही हमें डिस्कस करना है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है भाई। तो ये आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि लेट अस कंसीडर देयर आर टू फ्रेम्स। तो पहला फ्रेम आपका है एस, ठीक है, पहला फ्रेम आपका है एस, और इस फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से है। तो जेड इसका ये एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है, ये इसका एक्स एक्सिस है। ये पहला फ्रेम है, ठीक है, पहला फ्रेम है, ओके। और दूसरे फ्रेम के लिए हम क्या करें, कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा फ्रेम है, ठीक है, जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये फ्रेम रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक्सिस है जेड डैश, क्योंकि रोटेट कर रहा है ये एक्सिस है वाई डैश, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। और ये जो एक्सिस आपका है दैट इज एक्स डैश, एक्स डैश, ये दोनों अलग अलग फ्रेम है। और जो आपका क्या कहते हैं फ्रेम है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, उस फ्रेम को हमने मान लिया है, ठीक है, फ्रेम एस डैश। क्या मान लिया, एस डैश मान लिया। आ रहा समझ में। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से पोजीशन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब हम सेम काइंड ऑफ इवेंट को, ठीक है, देखेंगे एस फ्रेम के तुलना में और एस डैश फ्रेम के तुलना में, ठीक है। इस दोनों को हमें कंपेयर करना है, ठीक है, यही आपका डेरिवेशन है, ओके। तो देखिए भाई,
अब मान लीजिए कि ये जो फ्रेम आपका एस है, ठीक है, एस से एस डैश पे चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम क्या करेगा, सर्टेन एंगल को ट्रेस करेगा, तो इसने एंगल थीटा को ट्रेस किया। ये क्लियर है, एंगल थीटा को ट्रेस किया, ठीक है। अब देखो ये फ्रेम क्या कर रहा है, फ्रेम रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे घूम रहा है ये, ठीक है। ये जो फ्रेम है ये ओमेगा स्पीड से क्या कर रहा है भाई, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात अब बताइए, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टिक है, ठीक है, स्टिक है, हमने क्या किया, इसी के बगल में एक और स्टिक को रखा, ठीक है, ये एक ऐसा स्टिक है, ठीक है। अब ये जो स्टिक है ये आपका फिक्स है, ठीक है, ये क्या है आपका फिक्स है, और ये जो स्टिक है ये क्या है आपका रोटेटिंग है, तो दिस इज रोटेटिंग, ये रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है बताओ, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा जो ज्योमेट्रिकल फिगर ट्रेस किया जाएगा दैट इज कॉल्ड कोन, मतलब कोनिकल शेप का क्या करेगा, कोनिकल शेप का ज्योमेट्रिकल शेप ये क्या करेगा, ट्रेस करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके आधार पे, ठीक है, हमने यहाँ पे एक कोन भी बना लिया, ठीक है, तो यहाँ हमने एक कोन बना लिया, ऐसा हमने एक कोन बना लिया, ठीक है, यहाँ बना लीजिए कोन, ठीक है, क्योंकि देखो मेन चीज डायग्राम ही है, डायग्राम में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस आर है, और डिस्टेंस आर पे हमने क्या किया, हमने एक कोन ऐसा बना लिया, ऐसा एक कोन बना लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यदि ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये डिस्टेंस आपका डी आर है, इसको मान लेते हैं डी आर डिस्टेंस, क्लियर है, इसको हम डी आर मान लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए जरा, ठीक है, देखिए ये जो एंगल है ये एंगल आपका कितना है, थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या नाम है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे, ठहर जाइए जरा, ओके। देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपने डिस्कस किया होगा कि थीटा के सामने का जो साइड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि ये जो आर है, आर, ठीक है, ये आर क्या कर रहा है, ये आर थीटा एंगल बना रहा है इस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ, इसके साथ। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है कितना होगा, ये आपका होगा आर साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आप सब आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा आपने, देखिए मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, देख लीजिए। मान लीजिए कि ये आर एक वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है इस तरह से, ठीक है भाई। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किस साइड को, हमें निकालना है इस वाले साइड को, ठीक है, इस वाले सामने वाले साइड को निकालना है, क्लियर है, मतलब कि हमें इस साइड को निकालना है, इस सामने वाले साइड को निकालना है, दिस वन। इसको कुछ देर के लिए आप क्या कीजिए, इसको मान लीजिए आप वाई, कोई दिक्कत है वाई मानने में, नो प्रॉब्लम। यदि आप इसे वाई मानेंगे तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर, क्लियर है, इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताइए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बाई हाइपोटेनस, ये आपका आर, ये आपका हाइपोटेनस है आर, यानी ये वाई बाई आर हो गया, ठीक है। तो वाई कितना होगा, वाई होगा आर साइन थीटा। वही हमने काम किया, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये ज्योमेट्री आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको अच्छी तरह से, तो केयरफुली ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके, सीट वेरी केयरफुली, ओके। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक रिलेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो रिलेशन क्या डिराइव करेंगे, देखिए जरा, इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको, आपको जरूरत सिर्फ इन दोनों डायग्राम की जो सामने बना हुआ है, ठीक है। तो इस डायग्राम की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए भाई, आप सभी ने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सिंपली ये होता है, ठीक है, कि दो वेक्टर ए और बी है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो भैया, इस ट्रायंगल के अंदर यदि ये एंगल आपका डेल्टा थीटा है, कितना एंगल है ये एंगल आपका डी थीटा है, ठीक है। इस डायग्राम को हम बाहर निकल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ज़्यादा ना हो। तो देखिए भाई, ये है आपका डी आर, तो ये है आपका डी आर, ठीक है भाई, ये कितना है, ये है आपका डी थीटा, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस पार्ट इज डी साइन, और ये जो डी साइन थीटा क्या है, सर्किल का रेडियस है, ये सर्किल जो बन रहा है इसी का रेडियस है ये, तो ये जो है ये आपका रेडियस है, ठीक है, क्या है ये, रेडियस है, ठीक है, रेडियस है। तो फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहीं से शुरुआत करनी पड़ती है डेरिवेशन की।
फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन या डायरेक्टली अब लिखो, ठीक है। वी नो, हम जानते हैं, आपने पढ़ा है ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। तो देखिए ये डी थीटा है, डी थीटा, ठीक है, ये डी थीटा है, और एल क्या होता है, एल आर्क का लेंथ होता है, तो यही आर्क है ना, डी आर, ठीक है, ये आर्क आपका डी आर है। यानी आप लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू आर्क है आपका डी आर बाई रेडियस, रेडियस कितना है, रेडियस है आपका आर साइन थीटा, रेडियस कितना है, आर साइन थीटा, ठीक है, आर साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं डी थीटा इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करो, आप डी आर को डी टी से डिवाइड कर दो, तो डी आर बाई डी टी बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है, आर साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अब आप जानते हैं कि डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है वेलोसिटी v, तो ये आपका v होता है, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है, ये आपका हो गया आर ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। अब इसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो एन कैप को हम मान लेते हैं वेक्टर, वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ए बी साइन थीटा एन कैप बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, आ रहा समझ में। ये जो ओमेगा आर साइन थीटा है या आर ओमेगा साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस तरह से है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन है कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, चलिए। तो इट इज़ वेरी वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये रिजल्ट क्या है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके सहायता से हम क्या करेंगे, इसके सहायता से हम रिजल्ट को आगे रिड्यूस करेंगे, ठीक है भाई, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्लियर है। अब दोबारा इस डायग्राम के अंदर आप आ जाइए, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आपका है जे कैप, ठीक है, जो होता है, जेड के लिए यूनिट वेक्टर को हमने मान लिया के कैप, ठीक है, और एक्स के लिए यूनिट वेक्टर हमने मान लिया आई कैप, गुड, ये आपका आई कैप हो गया। और हमने मान लिया हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं किसी पार्टिकल को लोकेट करना, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल पी मान लिया, ठीक है, एक पार्टिकल पी है, ठीक है, इस पार्टिकल की पोजीशन को हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। देखो मेन चीज़ यही है, ठीक है, यहीं तक आपको मेनली समझना है, ठीक है, इसके बाद आगे तो सिर्फ मैथमेटिक्स, ठीक है, मेन फिजिक्स आपका यही है। तो एक्स वाई जेड के लिए ओरिजिन क्या होगा, ओ होगा, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आपका है एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है, एस। और जो फ्रेम रोटेट कर रहा है, ये फ्रेम क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेटिंग फ्रेम है, इसके लिए हमने मान लिया यूनिट वेक्टर को जे डैश, ठीक है, इसके लिए हमने मान लिया यूनिट वेक्टर को के डैश, ठीक है, के डैश, और इसके लिए हमने यूनिट वेक्टर को मान लिया आई डैश, ठीक है, आई डैश, ये क्लियर है, ठीक है, आई डैश, ओके। जैसे देखो आर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, आर में ट्रांसफॉर्मेशन ये हुआ कि आर जो है, ठीक, ये जो तुम्हारा वी था, ठीक है, तो वी कितना हो गया, ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि डी आर बाई डी टी कितना है, ओमेगा क्रॉस आर है, ठीक है जी, ओके। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो सकता है, आई डैश में, जे डैश में और के डैश में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि आई डैश, जे डैश, के डैश क्या, इट इज पार्ट ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको हमने मान लिया, पी को मान लिया हमने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मुझे एक बात बताओ कि देखो भाई दोनों फ्रेम का जो ओरिजिन है वो तो कॉमन है, कॉमन है ना, तो जब ओरिजिन कॉमन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ओपी डिस्टेंस है, ठीक है, ओपी डिस्टेंस वो ओ डैश पी के बराबर होगा, ठीक है, ओ डैश पी के बराबर होगा। तो देखो फ्रॉम द गिवन फ्रेम, ठीक है, इस फ्रेम के अनुसार, फ्रॉम द गिवन फ्रेम, फ्रॉम द गिवन फ्रेम, ठीक है, फ्रॉम द गिवन फ्रेम, ठीक है, आर इक्वल टू ओपी, और तुम जानते हो कि आर इक्वल टू जब ओपी है, और ओपी कौन से फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है, एस। ओपी को क्या लिखोगे तुम बताओ, एक्स आई कैप
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये क्लियर है? इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए, ठीक है, तो हम मान लेते हैं ए। ओके, अब देखो भाई, आर डैश, ठीक है, तो आर डैश है रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश, और आर डैश कितना भैया, आर डैश है ओ डैश पी, ठीक है, ओ डैश पी। तो एच डैश फ्रेम के अंदर कोऑर्डिनेट आपका क्या है, कोऑर्डिनेट आपका है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, क्लियर है, और यूनिट वेक्टर क्या है आपका आई डैश जे डैश के डैश, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये है आपका एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश जेड डैश के डैश, क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन कॉमन है तो एज ओरिजिन इज कॉमन, ओरिजिन इज कॉमन, ठीक है, कॉमन, देयरफॉर आर और आर डैश आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है भाई। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब देखिए भाई, हमारे पास रिलेशन आया था, ठीक है, एज v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये आया था, ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर आया था, ठीक है। तो ये जो v है आपका, v ये क्या है, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी है, तो ये कितना है भाई बताओ, ये है ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। सिमिलरली ऑन सिमिलर लाइन, डी आई डैश बाई डी टी, क्योंकि डी आई डैश, आई डैश क्या है, आई डैश इज पार्ट ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस आई डैश। ऐसे ही हम लिख सकते हैं डी जे डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश, और ऐसे हम लिख सकते हैं डी के डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस के डैश। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नाउ वेलोसिटी वी नॉट जो है, वी नॉट, ठीक है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस इक्वल टू डी आर बाई डी टी, क्या क्या होगा, डी आर बाई डी टी इसका फॉर्मूला होता है, डी आर बाई डी टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, ठीक है, एस। अब आप जानते हैं कि आर और आर डैश ये बराबर है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने हमने मतलब ऑलरेडी इसको सेटअप कर लिया है, ठीक है। तो आप इसे चाहो तो क्या लिख सकते हो, डी आर डैश बाई डी टी, ठीक है, डी आर डैश बाई डी टी। ओके, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी, ठीक है, और आर कितना है आपका, आर है एक्स डैश आई डैश वाई डैश जे डैश जेड डैश के डैश। अब यहाँ पे एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को आप लोग को लिख लेना है, याद रखना है, ठीक है, फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, देखो भाई, फॉर्मूला है डी अपॉन डी टी, ठीक है, डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी, ठीक है, या ए डॉट बी, ठीक है, ए क्रॉस बी मत करो, ए डॉट बी कर दो। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, ये मैं कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बराबर होता है ए डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, आई एम सॉरी, प्लस बी डी ए बाई डी टी, ये होता है, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अप्लाई कीजिए प्रोडक्ट रूल को, ठीक है, अप्लाई कीजिए इसको, डी अपॉन डी टी एक्स डैश आई डैश प्लस डी अपॉन डी टी वाई डैश जे डैश प्लस डी अपॉन डी टी जे डैश के डैश, क्लियर है, के डैश। अब क्या करो, देखो
ये तुम्हारा है ए और ये है बी। पहले वाले ब्रैकेट को आप लिख सकते हो, ठीक है, एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी। ऐसे ही सेकेंड वाले ब्रैकेट में कितना है, वाई डैश जे डैश है, वाई डैश जे डैश है, तो इसको आप लिख सकते हो वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी। और ऐसे ही आप लिख सकते हो जेड डैश डी के डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जे डैश बाई डी टी। ये क्लियर है भाई? देखो अब क्या करो, अब हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म हर एक ब्रैकेट का, उसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, और जो सेकंड टर्म है उसको अदर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग डिफरेंट कलर, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट कलर, ठीक है। तो देखो भाई, एक्स डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश बाई डी टी। इसको हमने रखा है एक ब्रैकेट के अंदर, क्लियर है, एक ब्रैकेट के अंदर, ओके। और जो सेकेंड टर्म है, मतलब हर एक ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है उसको हम अदर ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड टर्म हमारा है प्लस आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जे डैश बाई डी टी। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, क्या नोटिस करो, देखो जो डी एक्स बाई डी टी है, डी एक्स डैश बाई डी टी, इसको वी एक्स डैश हम लिख सकते हैं, इसको वी वाई डैश लिख सकते हैं और इसको हम वी जे डैश लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आई डैश वी एक्स डैश जे डैश वी एक्स वी वाई डैश और के डैश वी जे डैश, ठीक है। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं वी डैश, क्या लिख सकते हैं, वी डैश, ठीक है। तो ये जो वी डैश ये क्या है, वेलोसिटी इन फ्रेम एस, सॉरी फ्रेम एस डैश है, ठीक है, फ्रेम एस डैश। इसका मतलब ये हुआ, और देखो इस टर्म को क्या करेंगे हम, तो अभी आप पढ़े हो कि डी आई डैश बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आई डैश, देखो यहाँ पे पढ़े हो ना, आ गया डी आई डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आई डैश, डी जे डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस जे डैश और डी के डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस के डैश, के डैश। तो देखो भाई इसको हम लिखेंगे एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे डैश जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। ऐसा हम लिख सकते हैं ना। इस ब्रैकेट को अलग रखो भाई, ठीक है, इसको अलग रखो। और ये जो ये वाला जो ब्रैकेट सेकेंड वाला है उसको देखो क्या लिखोगे, डी एक्स बाई डी टी हो गया वी एक्स डैश, तो वी एक्स डैश आई डैश वी वाई डैश जे डैश वी जे डैश के डैश। क्लियर है? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है एक ब्रैकेट में, लेफ्ट वाले ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई डैश प्लस वाई डैश ओमेगा क्रॉस जे डैश प्लस जेड डैश ओमेगा क्रॉस के डैश। ये हमारे पास है पहले वाले ब्रैकेट में। और यहाँ देखो भाई सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या है, वी एक्स डैश आई कैप वी वाई डैश जे कैप वी जे डैश के कैप। इसे हम लिख सकते हैं वी डैश, ठीक है, वी डैश, क्या इसको हम वी मान लेते हैं क्योंकि इसको हमने वी नॉट माना है, इसको मान लेते हैं वी नॉट और इसको मान लेते हैं वी। तो वी क्या है, वी है वेलोसिटी इन फ्रेम एस, ठीक है, वी क्या है तुम्हारा, सॉरी एस डैश,
ये है वेलोसिटी इन फ्रेम एस डैश, क्लियर है। और वी नॉट क्या था, वी नॉट था वेलोसिटी इन फ्रेम एस, देयरफॉर वी नॉट बराबर हमारे पास है, देखो यहाँ क्या, ये देखो ये जो एक्स डैश ओमेगा क्रॉस आई है, तो एक्स डैश क्या है, वेक्टर का कंपोनेंट है, तो इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ पे ट्रांसफर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं इसके पास, और इसको ट्रांसफर कर सकते हैं इसके पास, ठीक है। ये टर्म क्या हो जाएगा, देखो इस टर्म को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस एक्स डैश आई डैश, ठीक है, आई डैश प्लस ओमेगा क्रॉस, ये वाई डैश यहाँ चला गया ना, वाई डैश जे डैश प्लस ओमेगा क्रॉस जेड डैश के डैश, क्लियर है, जेड डैश के डैश, और प्लस कितना है भाई, प्लस है आपका वी, प्लस है वी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू द वेलोसिटी इन फ्रेम एस इक्वल टू ओमेगा क्रॉस, देखो सब में कॉमन है ना, ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस, सब में कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या होगा, एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश, ठीक है, के डैश प्लस, ठीक है, तो प्लस वी हो गया, ठीक है, प्लस वी, ओके। तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्रॉस, अब देखो एक्स डैश आई डैश वाई डैश जेड डैश के डैश, ये तुम्हारा क्या है, आर डैश, तुम पहले से मान लिए हो, ठीक है। और तुम ये भी पढ़े हो कि आर डैश इक्वल टू आर, ठीक है। ये कितना हो गया, ओमेगा क्रॉस आर प्लस वी, यानी रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है, कि वेलोसिटी इन इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू होता है वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक ऑपरेटर हम डिराइव करेंगे, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या होता है, समझते हैं इसको हम जरा, तो देखो भाई, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इन इनर्शियल फ्रेम दैट इज वी नॉट, और वेलोसिटी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम दैट इज वी, ठीक है। दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से, दोनों में बदलाव किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, इक्वेशन वी नॉट इक्वल टू वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, हमारे पास रिलेशन आ गया, देखो इसको हम लिख सकते हैं ना, डी आर बाई डी टी, कौन से फ्रेम में, एस फ्रेम में। वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, कौन से फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम में, प्लस ओमेगा क्रॉस आर, आर, ठीक है। यानी ये जो है एक ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ओके। तो और एनी वेक्टर ए, किसी वेक्टर के लिए, ठीक है, नॉट ओनली फॉर आर वेक्टर। यहाँ देखो, यहाँ पे आर वेक्टर क्या कॉमन है, आर वेक्टर क्या कॉमन है, तो फॉर एनी वेक्टर ए, और एनी वेक्टर ए, हमारे पास क्या ऑपरेटर है, ऑपरेटर है डी बाई डी टी इन एस फ्रेम इक्वल टू डी बाई डी टी इन एस डैश फ्रेम प्लस ओमेगा क्रॉस दैट ऑपरेटर, क्लियर है। अब देखो, इसी ऑपरेटर की सहायता से हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एक्सेलरेशन में ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, ठीक है। तो लेट अस सी, देखो भाई, हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास है v नॉट, मतलब कि वेलोसिटी इन एस फ्रेम इक्वल टू v प्लस,
ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर ये है हमारे पास ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे पास ये भी है कि अल्सो डी अपॉन डी टी, ठीक है, इन फ्रेम एस इक्वल टू डी अपॉन डी टी इन फ्रेम एस डैश प्लस ओमेगा क्रॉस पर्टिकुलर वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं इस ऑपरेटर को हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर पे हम ऑपरेट करते हैं वी नॉट को, ठीक है, इसको ऑपरेट करते हैं। तो फॉर वेक्टर वी नॉट, फॉर वेक्टर वी नॉट हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी इंटू वी नॉट, कौन से फ्रेम है, एस फ्रेम है, इक्वल टू डी अपॉन डी टी इंटू वी नॉट, कौन से फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में, प्लस ओमेगा क्रॉस वी नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो देखो देयर फॉर डी वी नॉट बाई डी टी, जो कौन से फ्रेम है, एस फ्रेम के अंदर है, इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी, और ये जो वी नॉट है, वी नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर प्लस कितना है, ओमेगा क्रॉस वी नॉट है, तो ओमेगा क्रॉस वी नॉट कितना है, वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, आर। तो ये आपका हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, आर प्लस इसे हम लिख सकते हैं ना ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है, ओके, प्लस ओमेगा क्रॉस आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, इसको हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी प्लस, आप जानते हो ना कि डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस डी बी बाई डी टी प्लस बी क्रॉस डी ए बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ओके, प्लस ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? शांति से बैठे रहिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ओके। चलिए देखिए, तो ये जो आपका डी वी अपॉन बाई डी टी है, ठीक है, देयर फॉर डी वी नॉट बाई डी टी इक्वल टू कितना है, डी वी बाई डी टी है, डी टी है, प्लस डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस आर, क्रॉस आर प्लस, क्या कर रहे हैं आप लोग, ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, ओके, प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है, ओके। अब आगे ध्यान दीजिए, ये जो डी वी अपॉन डी टी है, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी है, ये क्या है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन इन फ्रेम, कौन सा फ्रेम है, एस फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन है,
क्लियर है। और ये जो आपको डीवी बाई डी दिख रहा है, ठीक है, दैट इज फ्रेम फ्रेम एच डैश में एक्सेलरेशन आपका है ए, ठीक है, ए है। और यहाँ पे देखो, यदि वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो डी ओमेगा डी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, जीरो होगा तुम्हारा, तो ये टर्म तुम्हारा क्या हो गया, जीरो। तो तुम्हारे पास है ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी क्या होगा, वेलोसिटी वी होगा, ओमेगा क्रॉस वी हो गया, प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है आर। अब देखो, आप जानते हो कि ये जो एक्सेलरेशन है कि आपका स्यूडो एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्यूडो को रियल में से माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये आपका स्यूडो एक्सेलरेशन है और ये आपका रियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी इसको लिखने की परंपरा क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, ये होता है इसको लिखने का कि हमेशा स्यूडो फोर्स क्या होता है, स्यूडो फोर्स हमेशा लेफ्ट में रहेगा, ठीक है, क्लियर है, और रियल फोर्स कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, ठीक है, राइट में जाएगा। तो देयर फॉर ए बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस, देखो ओमेगा क्रॉस वी कितना होगा, टू ओमेगा क्रॉस वी होगा, तो टू ओमेगा क्रॉस वी होगा, माइनस ओमेगा क्रॉस आर। ये क्लियर है। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रियल फोर्स है, ये कैसा फोर्स है, सॉरी ये कैसा एक्सेलरेशन है, ये तुम्हारा रियल एक्सेलरेशन है, ठीक है भाई। ये जो टर्म आपको दिख रहा है, जो आपके एग्जाम में आता है पार्ट वन में, ठीक है, बीएससी पार्ट वन में, दैट इज ओमेगा क्रॉस वी कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, क्या है ये, कोरियोलिस, सॉरी ये एक्सेलरेशन हमने मास से मल्टीप्लाई नहीं किया अभी इसको, ठीक है, तो ये आपका कोरियोलिस एक्सेलरेशन है। और ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। ओके, चलो अब एक लास्ट स्टेप बच गया आपका, क्या बच गया देखिए, क्योंकि हमारे पास है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस टू ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है स्यूडो फोर्स, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसे मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एम ए इक्वल टू क्या हो गया, एम ए इक्वल टू हो गया एम ए नॉट माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। आर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो टर्म तुम्हारा है, तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा टर्म है कोरियोलिस फोर्स। तो देयर फॉर कोरियोलिस फोर्स क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स आपका हो गया टू एम ओमेगा क्रॉस वी। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, और ये भी कैसा फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, ठीक है। तो सेकंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये है आपका माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है, आर। ये देखो ये आपका रियल फोर्स है, तो ये कैसा फोर्स है, रियल फोर्स क्या है आपका, रियल फोर्स है एम ए नॉट, और नेट स्यूडो फोर्स क्या है, सॉरी नेट फोर्स क्या है, एम इंटू ए, ठीक है। तो आज क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।